जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, 30 दिन का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और 30 दिन के इस क्रैश कोर्स में आज आपकी 8वीं क्लास है। और जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही हैं वो टारगेट क्या कर रहे हैं, हम आरआरसी ग्रुप डी 2021 को टारगेट करके हम क्लासेस कर रहे हैं। और ये आज आपकी 8वीं क्लास है और इसी तरीके से क्लास बाई क्लास हम क्या करने वाले हैं, आपकी पूरी विज्ञान कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो टॉपिक का नाम रहेगा गुरुत्वाकर्षण, जिसे ग्रेविटेशन हम बोलते हैं। और इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, सारे आज की ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आपको कोई ज़्यादा डिफरेंट वीडियो देखने की कोई ज़रूरत होगी नहीं। ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करके हम क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पीडीएफ इसकी आपको फ्री मिलेगी। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको एक बार बता देता हूँ। पीडीएफ जो आपको मिलेगी, ये मेरा क्या है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप हाई लिख के भेजेंगे। तो जब आप हाई लिख के भेजेंगे तो आपको हमारी तरफ से क्या चला जाएगा, लिंक चला जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जितनी भी पीडीएफ होंगी, स्टडी से रिलेटेड जितने भी मटेरियल होंगे, सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और 8:30 बजे आपकी क्या होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास होती है और डेली हम इसको क्लास को करते हैं। ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में गुरुत्वाकर्षण हमारा होता क्या है। गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। उसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सपोज करो एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। ये दो वस्तु हैं। इस वस्तु का द्रव्यमान m1 हो गया, इस वस्तु का द्रव्यमान m2 हो गया। तो द्रव्यमान क्या होता है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आप उसको देख लेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी दो वस्तु हैं, सपोज करो ये एक पेन रखा हुआ है, ये एक यहाँ पर दूसरी किताब रखी हुई है। तो कोई भी दो वस्तुएं हैं, ये दोनों वस्तुएं क्या होती हैं, हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करती हैं। मतलब ये जो वस्तु है ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी और ये वाली जो वस्तु है ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, प्रकृति में जितनी भी दो वस्तुएं होती हैं जो अपोजिट रखी हुई होती हैं, तो ये एक दूसरे पे क्या लगाती हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाती हैं। उस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स बोलते हैं। सपोज करो मैंने आपको बताया ये एक आपकी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और एक आपकी दूसरी वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान क्या है, m2 है। तो ये जो m1 द्रव्यमान की वस्तु होगी ये इधर से क्या लगाएगी, F1 फोर्स लगाएगी और इधर से ये इस वस्तु की वजह से क्या लगेगा, ये F2 फोर्स लगेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो दो वस्तुएं होती हैं, कोई भी वस्तु हो सकती हैं, किताब हो सकता है, पेन हो सकता है, कोई भी दो वस्तुएं क्या हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। जो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब देखिए आगे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और सारा पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं। तो ये लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण का नियम और गुरुत्वाकर्षण भी बल लिया हुआ है, लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या समझेंगे आप, सबसे पहले आप समझेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का नियम। तो वो जो मैंने अभी आपको बताया वो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम था। अब देखिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यही बात मैंने आपको बताई कि दो वस्तुओं के, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, आप टेंशन न लें। उसके बाद कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल हमेशा बराबर होते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वस्तु ये है जो कि 5 kg की है और एक वस्तु ये है जो कि 10 kg की है, क्या ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर क्या है, बराबर फोर्स लगाएंगी, तो आप कह देंगे जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, हमारा समान होता है। और जिसका द्रव्यमान कम होगा वो वस्तु किस में आ जाएगी, रोटेशन में आ जाएगी। आगे चल के आपको समझाने वाला हूँ सारी चीज़ें। तो पॉइंट पहला 1 मैंने आपको बताया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और दोनों वस्तुओं के बीच जो द्रव्यमान के कारण जो बल लगता है ना, वो हमेशा कैसा होता है, बराबर होता है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली इतना ही याद रखना है, ज़्यादा आपको टेंशन लेनी है नहीं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है, देखिए आगे लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच के दूरी के
वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो भी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसके क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे। इसमें कह रहा है, देखिए इसमें यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें कह रहा है कि जो दो वस्तुएं हैं ना, जो दो वस्तुएं, एक वस्तु ये थी m1 द्रव्यमान की, एक वस्तु ये है कि m2 द्रव्यमान की, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, रेडियस होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो बोल रहा है जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होगा F1 होगा, तो वो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती किसके होगा, m1 m2 के, क्योंकि इनके द्रव्यमान के क्या होता है, बल समानुपाती होता है। और बोल रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये किसके, इसके रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब डायरेक्टली रखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि आप इसे इस तरीके से अपोन में रखेंगे। अब ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, वैसे ही मैंने आपको रख के बता दिया। अब आगे डेफिनेशन में क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए प्रैक्टिकली मैंने आपको समझाया है, अब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक ये वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है। तो इन दोनों के जो बीच में रेडियस है वो क्या रेडियस है, हमारी r है। और ये जो m1 द्रव्यमान की जो वस्तु है ये इधर क्या लगाएगी, इस डायरेक्शन में F1 फोर्स लगाएगी, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये जो m2 द्रव्यमान की वस्तु है, इस m2 द्रव्यमान की वस्तु की वजह से इधर क्या लगेगा, F2 फोर्स लगेगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आपसे डेफिनेशन में कह रहा है, जो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो वस्तुओं के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये है कि अगर द्रव्यमान का बढ़ जाएगा तो फोर्स भी क्या है, हमारा बढ़ जाएगा। और फिर कह रहा है कि जो इनके बीच की जो रेडियस होती है, इसके रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है, अगर रेडियस बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा। अगर सपोज करो एक वस्तु यहाँ है और एक वस्तु यहाँ है, तो तब जो इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल रहा होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे, एक वस्तु यहाँ एक वस्तु यहाँ, तो ये फोर्स क्या है, कम हो जाएगा। तो जब भी रेडियस बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेडियस कम होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे को, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अगर डायरेक्टली समानुपाती की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है, अगर फोर्स बढ़ाया जा रहा है तो मतलब द्रव्यमान बढ़ रहा है तो फोर्स भी क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने इतनी बात लिखी, F समानुपाती किसके होता है, m1 और m2 के, और F समानुपाती किसके होता है, 1/r² के। तो आपने सॉल्व किया तो ये आ गया F समानुपाती m1 m2 अपॉन r², क्योंकि ये दोनों क्या है, समान है। ये आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद में तब भी आप इस निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लिख लेते हैं। आपने क्या लिख लिया है, g कांस्टेंट लगा दिया। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल हमारा कितना आ गया, F = g m1 m2 अपॉन r²। ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की यूनिट क्या होती है, और जी जो है इसको हम क्या बोलते हैं जी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी बार आपको एग्जाम में पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछता है डायरेक्टली कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको याद रखना है 6.67 × 10⁻11। ये किसकी वैल्यू होती है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की वैल्यू होती है, और इसको हेनरी कैवेंडिश ने इसको बताया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना, इसकी यूनिट आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि इसकी यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट आपको रटनी है नहीं, यहाँ से आपको बल आ गया, यहीं से आप गुरुत्वाकर्षण नियतांक जब निकालेंगे तो ये 1 करके इन दोनों की छेदन मल्टीप्लाई कर देंगे तो F_r² आपका ऊपर आ जाएगा और m1 m2 आपका नीचे आ जाएगा। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, हमारी न्यूटन होती है, और रेडियस की क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है, ये m1 m2 है, मतलब किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो कितना आ जाए, किलोग्राम का स्क्वायर आ गया। तो इसकी जो यूनिट है आपको याद रखनी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट क्या होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है इसका मान क्या होता है, और ये हमेशा समान होता है, बदलता नहीं है कभी भी। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारा होता क्या है और किस प्रकार से आप इसको मतलब ड्राइव कर सकते हो। मैंने बेसिकली आपको समझा भी दिया है, प्रैक्टिकली प्रूव करके भी बता दिया है। अब देखिए आगे चलते हैं आगे कह रहा है कि पृथ्वी चांद पर जितना बल लगाती है, चांद भी पृथ्वी पर क्या लगाता है, उतना ही बल लगाता है।
मैंने आपको बताई थी गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और एक दूसरे के क्या है इक्वल होते हैं। जितना मतलब पृथ्वी चांद पर जितना बल लगाती है तो चांद भी क्या करेगा, पृथ्वी पर उतना ही बल लगाएगा। ठीक है, लिखे हुए हैं ना, ये सभी क्या है, ये उदाहरण है किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण है। अब समझते हैं जो दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है कि देखिए दूसरा उदाहरण क्या है। ये कह रहा है कि ऐसे ही पृथ्वी सूर्य पर जितना बल लगाती है सूर्य भी पृथ्वी पर क्या लगाता है, उतना ही बल लगाता है। तो आपको याद रखना है दो वस्तु उनका द्रव्यमान कुछ भी हो एक दूसरे में क्या लगाएंगी, एक दूसरे में बराबर बल लगाएंगे, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है लेकिन जिस वस्तु का मास कम होगा मतलब द्रव्यमान कम होगा तो वो वस्तु किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। और आपको एक बात और याद रखनी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कैसा बल है, वो आपका दुर्बल एवं वीक एंड अट्रैक्शन फोर्स है, दुर्बल एवं आकर्षण फोर्स है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन वीक एंड अट्रैक्शन फोर्स है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है आपका, वीक एवं अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन क्या है कि इस प्रकार से एक दूसरे के क्या लगते हैं, अपोजिट लगते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला पॉइंट लिखा है, गुरुत्वाकर्षण बल सभी दूरियों के लिए वैध होता है, चाहे छोटी दूरी हो या फिर बड़ी दूरी हो। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना वो कोई डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस उसकी कुछ भी हो तो उस पर क्या रहेगा, वो गुरुत्वाकर्षण जो बल है आपका वो वैध रहेगा सभी दूरियों के लिए। ठीक है, तो इतनी बात अभी आपको समझ में आ गई है, सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता देना, आपको मतलब अगली वीडियो में मैं समझा दूंगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है और ये जो PDF है ना, ये PDF भी आपको मैं दे दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप अपनी खुद से भी नोट्स बना लेंगे या फिर आप इन्हीं को ही याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। अब इसको समझेंगे, सेब नीचे आया क्योंकि इसका मास हल्का था। अब समझेंगे इसमें क्या मैंने बताया हुआ है। देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका पेड़ है और पेड़ पर क्या लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, और ये क्या है, धरती माता है। तो होगा क्या, जो पेड़ पर आम लगा हुआ है और इधर धरती माता है, तो ये जो पृथ्वी है ये इस पे इस डायरेक्शन में क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, और जो ये सेब है ये भी इस डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। लेकिन क्या है, द्रव्यमान इसका बहुत हल्का है धरती के कंपेयर में, तो ये क्या है, मोशन में आ जाएगा, ये टूट के किसकी तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपसे मतलब आपको याद रखना है कि सेब का डाली से टूटकर नीचे आ जाना तो वो किसके नियम के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर डिपेंड होता है। अगर सेब मतलब पेड़ की पत्तियां हिलाने के बाद जो जब फल नीचे आ जाता है तो वो इसके कारण नहीं होता है, वो न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है, क्योंकि जो वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। ठीक है, अब मैंने ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है क्योंकि पृथ्वी हल्की है। देखिए एक तो पृथ्वी है, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, एक तो पृथ्वी हो गई, एक हमारा क्या है, सूर्य हो गया। तो पृथ्वी और सूर्य में भारी कौन है, सूर्य भारी है। तो जब सूर्य भारी है तो दोनों ने गुरुत्वाकर्षण लगाया, पृथ्वी किस में आ गई, मोशन में आ गई, और ये सूर्य की तरफ चारों तरफ क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो जो भी वस्तु हल्की होगी वो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, जब मैं MCQ क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखा हुआ है, उपग्रह घूमते हैं पृथ्वी के चारों तरफ क्योंकि पृथ्वी से कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। देखिए सपोज करो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ जो उपग्रह घूम रहे हैं वो इसी वजह से तो घूम रहे हैं क्योंकि पृथ्वी से वो हल्के हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, लेकिन जो ये ग्रह हैं इनका मास बहुत कम था तो ये किस में आ गए, मोशन में आ गए। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि जो दो वस्तुएं होती हैं मतलब उन पर बराबर ही बल लगता है, मतलब दोनों वस्तुएं चाहे एक 10 kg की है एक वस्तु 100 kg की है, अगर ये दोनों जो फोर्स होती हैं ये इक्वल लगाती हैं नहीं लगाती हैं, इस चीज़ को न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं और डायरेक्टली आपसे इस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुएं जिनमें से एक 10 किलो द्रव्यमान की है और दूसरी कितनी है, 100 kg द्रव्यमान की है, वे 1 मीटर डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, तो निम्न में से कौन सी वस्तु ज़्यादा बल लगाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक वस्तु ये 10 kg की है और एक वस्तु ये 100 kg की है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो बोल रहा है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा बल लगाएगी। ऑप्शन में रहेगा दोनों बराबर लगाएंगी, पहली वाली ज़्यादा लगाएगी, 100 kg वाली ज़्यादा लगाएगी। अगर आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप 100 kg क्लिक करके आ जाएंगे और सोचेंगे कि मैं आंसर बिल्कुल ठीक करके आया हूँ, लेकिन ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। अब समझते हैं। ठीक है,
तो समझना क्या है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 100 kg वाली वस्तु होगी, ये क्या है, ये सॉरी ये 10 kg वाली होगी, ये 100 kg वाली वस्तु होगी। ये जो 10 kg वाली वस्तु है इधर क्या लगा रही है, F1 फोर्स लगा रही है, और ये क्या, इसकी वजह से जो लग रहा है इस पर F2 फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस हमारी 1 मीटर है। अब आप जानते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसका एक फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन क्या होता है, r² होता है। तो G आपका कांस्टेंट होता है, समान रहेगा F1 के लिए भी और M2 के लिए भी, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो आपने देखा जब आपने F2 कैलकुलेट किया, यहाँ पर F1 निकाला, यहाँ पर F2 निकाला, क्योंकि आपको दोनों के बल कैलकुलेट करने हैं ना, कौन सी वाली वस्तु ज़्यादा बल लगाएगी, यही तो आपको कैलकुलेट करना है ना। तो आपने देखा G आपका कांस्टेंट है, M1 M2 की वैल्यू आपने ये रखी और उसके बाद R की वैल्यू 1 रखी, तो आपका कितना आ गया, 1000 G आ गया। मतलब F1 कितना आ गया, 1000 G आ गया। और उसके बाद जब यहाँ पर भी आप M1 M2 और R की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर भी 1000 G आ गया। इसका मतलब ये है कि बोथ आर सेम, दोनों वस्तुएं क्या लगाएंगी, दोनों वस्तुएं बराबर बल लगाएंगी। तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो गई जो मैंने आपको बताई थी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो दोनों वस्तुएं लगाती हैं, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे चलते हैं, देखिए इसी तरीके से समझते रहेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आया हो तो भाई बता देना, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पॉइंट है और ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर स्टार मार्क कर लेना। निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर जमीन पर आकर टकराती हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो वस्तुएं हैं निर्वात में, एक 5 किलो की है, एक 5 किलो की है। देखिए एक बोल देगा 5 किलो की है और दूसरी वाली 10 kg की है, और दोनों वस्तुओं को जब नीचे गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले आएगी। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप क्या किसको क्लिक कर आएंगे, 10 kg क्लिक करेंगे। लेकिन ये नहीं है, वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, दोनों जो वस्तुएं हैं वो एक समान क्या है, नीचे आके ज़मीन पर गिरेंगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, ऐसा क्यों होता है वो भी आपको पता लग जाएगा। अभी आप इतना याद रखें कि निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई दो वस्तुएं समान समय पर ज़मीन से आकर टकराती हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो। एक ये 100 ग्राम की बॉल थी और एक ये 100 किलो की एक बॉल थी, और ये आपकी एक बॉल थी 1 किलो की। तो आपने दोनों को नीचे गिराया, तो ये यहाँ पे स्ट्राइक ऑन द किस पे करेंगी, सेम टाइम पर करेंगी, दोनों एक समान गिरेंगी, एक समान एक ही मतलब समय में क्या करेंगी, दोनों नीचे गिरेंगी। क्योंकि जो ये जो मतलब इसमें जो है ना मास डिपेंड नहीं करता है भाई, मास से कोई मतलब होता है नहीं। आगे चल के आपको क्लियर आ जाएगा समझ में, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये आपका यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और अच्छे क्वेश्चन सारे आपके क्लियर हो जाएंगे जब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा, तब तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं। ये कह रहा है कि दो बॉल हैं, इंग्लिश में लिखा है दो बॉल हैविंग, एक का मास 10 किलो है, एक का मास 20 किलो है, ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट अबव द अर्थ सरफेस। मतलब दोनों सेम हाइट से गिराई गई हैं, तो विच वन बॉल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सी बॉल पीछे मतलब कौन सी बॉल नीचे जाएगी। तो आपको ये याद रखना है, बोथ द बॉल्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अगर आपसे बोला जाए कि आप अपनी छत पे से एक 5 kg की वस्तु गिरते हैं और एक 1 kg की वस्तु गिरते हैं, तो अगर ज़मीन पे आने का समय देखेंगे तो आप दोनों एक ही समय पर दोनों क्या आएंगी, ज़मीन पर आकर गिरेंगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगला टॉपिक क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है और ग्रेविटी क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना है। देखिए गुरुत्वीय एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी वस्तु है उसकी चाल बढ़ रही है या फिर घट रही है तो वो क्या है, एक्सीलरेशन हो रहा है। अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, और घट रही है तो उसका वेग क्या है, त्वरण क्या है उसका घट रहा है, त्वरण क्या है उसका घट रहा है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसमें एक जी की वैल्यू आपको याद रखनी है। कैसे आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या इसका मतलब मुद्दे की बात क्या होती है, किस प्रकार से हम इसको जी की वैल्यू को रखते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जी की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो आप क्या करेंगे, ये यूनिवर्सल आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी आपका कैपिटल जी रहेगा, उसके बाद m/r²।
एम किसका लिखेंगे, सपोज करो आपको पृथ्वी का क्या चाहिए, जी की वैल्यू चाहिए कि जी की वैल्यू पृथ्वी पर कितनी रहती है, तो मास ऑफ अर्थ रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे। तो आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, जी की आ जाएगी। तो आप मास जी की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल जी की वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद मास ऑफ अर्थ रखेंगे, उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ रखेंगे। रखने के बाद जो आ जाएगी आपकी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो जी की वैल्यू है ना, वो सपोज करो यहाँ से वस्तु नीचे आना स्टार्ट हुई, तो यहाँ वस्तु की 0 मीटर प्रति सेकंड क्या थी, रफ्तार थी। उसके बाद 1 सेकंड बाद कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी, और उसके 1 सेकंड बाद और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से क्या है, जी की वैल्यू क्या है, इस प्रकार से बढ़ रही है। देखिए यहाँ से आपकी जी की वैल्यू इस प्रकार की, यहाँ 0 मीटर प्रति सेकंड थी 1 सेकंड में, 2 सेकंड में इतनी हो गई, मतलब 1 सेकंड में इतनी हो गई, 2 सेकंड में इतनी होगी, 3 सेकंड में इतनी होगी। तो मतलब जी की वैल्यू क्या है, साथ के साथ मतलब बढ़ती जा रही है। और किसी भी वस्तु का जो भार होता है ना, जो वेट होता है, वो जी पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि आप पढ़ते हो वेट क्या होता है आपका, W/mg होता है, ठीक है। और वेट जो है आपके जी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि नीचे आने पर जी की वैल्यू बढ़ती है, नीचे आने पर जी की वैल्यू बढ़ती है, और ऊपर जाने पर जी की वैल्यू घटती है। अगर आपको चाहिए कि भाई चांद पर जी की वैल्यू कितनी होगी, तो जितनी अर्थ पर होती है उससे 6 से भाग दे देंगे, तो आपकी हो जाएगी 1.3 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये है कि सपोज करो आप चांद पर कोई वस्तु छोड़ रहे हैं, तो वो जो नीचे आएगी ना, वो बहुत स्लो आएगी, मतलब 1.63 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो वस्तु नीचे आएगी, ठीक है। इतनी बात आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब आपको जी का मतलब समझ में आ गया कि जी की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है और किस प्रकार से जी की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और जी की वैल्यू आपको निकालनी भी आ गई, जी इंटू कैपिटल जी और m/r², जिसका भी मतलब निकाल रहे हो जी की वैल्यू, उसका मास रखेंगे और उसके रेडियस रखेंगे, ठीक है। वेट क्या होता है, W/mg होता है। आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रकार से वेट हम निकालते हैं, ठीक है। अब एक वस्तु है, अब देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ चल रही है। एक वस्तु है, उसी वस्तु का हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्थान पर क्या देखेंगे, उसका भार देखेंगे। और ये जो भार डिपेंड कर रहा है वो जी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये, जहाँ जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेट भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। जहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी वहाँ पर वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वेट और जो जी की वैल्यू है वो क्या है, एक दूसरे के समानुपाती हैं। अब एक ही वस्तु है और विभिन्न स्थानों पर एक ही वस्तु का अब हम भार कैलकुलेट करने वाले हैं, और एक ही वस्तु का विभिन्न स्थान पर अब हम क्या करेंगे, भार आपको बताएंगे। और ये जो जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ना, यहाँ से आपका 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब जो चल रही है बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है, ठीक है। आपसे बोला जाएगा कि अगर कोई वस्तु है उसको अंतरिक्ष पर लेके चला जाएं तो उसका जो भार होगा क्या होगा, आपको याद रखना है, शून्य होगा। भार क्या होगा, शून्य होगा। अब आपसे बोला जाता है कि अगर सपोज करो वस्तु का भार पृथ्वी पर मतलब 50 kg है, किसी का मतलब जो 50 न्यूटन है बल है, मतलब जो वेट है, उसके बाद आपसे बोल देगा कि चंद्रमा पे ले जाएंगे तो कितना होगा। तो चंद्रमा पर आपको याद रखना है, पृथ्वी पर वस्तु के भार से कितना होता है, 1/6 होता है। भर के रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा। जितना पृथ्वी पर दिया हुआ है उससे 6 से भाग दे देंगे, तो आपका किस पे आ जाएगा, चंद्रमा पर उस वस्तु का भार हो जाएगा। क्योंकि जो चंद्रमा पर जो जी की वैल्यू होती है वो पृथ्वी पर जी की वैल्यू की 1/6 होती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, अंतरिक्ष पर जी क्या हो गया, भार शून्य हो गया, चंद्रमा पर पृथ्वी के वस्तु के भार का 1/6 हो गया। उसके बाद है ऊंचाई पर, मतलब किसी वस्तु को ऊंचाई पर हम ले जाएं तो ऊंचाई पर ले जाने के बाद क्या होगा, ऊंचाई पर जी का मान घटता है, इसलिए वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब जैसे जैसे वस्तु क्या होगी ऊपर, मतलब जैसे जैसे वस्तु को हम ऊपर लेके जाएंगे, जितनी ज़्यादा ऊपर जाएगी तो वस्तु का जी की वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है। जब जी की वैल्यू में कमी आएगी तो वस्तु का भार में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, ऊंचाई पर जाने पर वस्तु का भार क्या है, घटता है। मैंने आपको यहाँ बताया था, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जी की वैल्यू क्या है, नीचे आने पर बढ़ती है और ऊपर जाने पर क्या होती है, घटती है। तो इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि ऊपर जब जाएंगे तो जी की वैल्यू घट जाएगी, तो जी की वैल्यू घट जाएगी, उस वस्तु का भार भी क्या है, कम आपको प्रतीत होगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा
कि अगर किसी वस्तु को आप ऊंचाई पर लेके जाते हो तो उसके भार में क्या होगी, वृद्धि होगी, कमी होगी, समान रहेगा। तो आपको याद रखना है जब भी वस्तु ऊपर जाएगी तो उसके जो भार है, वस्तु का भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आपसे बोला जाता है, ऊंचाई पर ले गए, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर आने पर वस्तु का भार घटता है और केंद्र में शून्य हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का जो केंद्र है, इस केंद्र पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू शून्य होती है। इसी वजह से क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पृथ्वी के अंदर जाने पर वस्तु का भार घटता है, लेकिन अगर केंद्र पर आ जाए तो वस्तु का भार क्या है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है भूमध्य रेखा पर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूमध्य रेखा पर लिखा हुआ है जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, इसलिए वस्तु का भार भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। आपसे बोला जाए कि जो जी का मान है वो न्यूनतम कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है इक्वेटर पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। जब न्यूनतम होता है इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, तो किसी वस्तु का भार भी सबसे कम आपको कहाँ प्रतीत होगा भाई, वो होगा इक्वेटर पे। वस्तु एक ही वस्तु है, उसी एक ही वस्तु को हम डिफरेंट स्थान पर लेके जा रहे हैं, जिससे कि आपको डिफरेंट स्थान के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएं। उसके बाद बोल रहा है कि ध्रुवों पर, यहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है, अतः वस्तु के भार ध्रुवों पर क्या होगा, अधिकतम होगा। आपसे बोला जाएगा कि जी का मान जो मैक्सिमम होता है कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। किसी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा कहाँ प्रतीत होगा भाई, ध्रुवों पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जी का मान अधिकतम होता है कहाँ पर, ध्रुवों पर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? समझ में ना आए तो कमेंट करके बता देना भाई, बहुत अच्छे से मेहनत से आपको बताया जा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन गति जब बढ़ जाएगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब जब पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ेगी तो जी का मान घट जाएगा, जब पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, घटता है, तथा घूर्णन गति घटने से जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये रहा जी का मान का परिवर्तन। एक ही वस्तु का भार देखा आपने कहाँ कहाँ पर, डिफरेंट स्थान पर। अगर आप अंतरिक्ष पे चले जाएंगे तो भार शून्य हो जाएगा। चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई पर अगर आप उसको ले जाएंगे तो उसका भार घट जाएगा, क्योंकि जी का मान घटता है। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर अगर आप चले जाएंगे तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, और भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, वस्तु का भार न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। ध्रुवों पर क्या होगा, अधिकतम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और पृथ्वी के घूर्णन की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से क्या हो जाएगा, जी का मान घट जाएगा, तथा घूर्णन गति घटने से क्या होगा, जी का मान बढ़ जाएगा। तो इतनी मैंने आपको बताई, इतनी बातें आपको समझ में आई। एक बार फिर से क्लास रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या आज आपको बताया है। गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको बचा नहीं होगा, जो रह गया है वो क्वेश्चन के माध्यम से करा देंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण हमारा होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्या होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण जो भी बल लगता है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। और उसके बाद मैंने इस तरीके से फॉर्मूला आपको बताया कि समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद ये वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है, किसने आपको, हेनरी कैवेंडिश ने इस वैल्यू को बताया। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताए, उसके बाद ये पूरा मैंने प्रूफ करके मैंने एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करे। और उसके बाद ये जी की वैल्यू क्या है, देखिए मैं बता देता हूँ। जी की वैल्यू क्या है कि वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ देखिए जी की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कैपिटल जी m/r, मतलब मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। इसका मतलब वस्तु का जो वेट है वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसी वजह से जो दो वस्तुएं होती हैं, इनको किसी भी द्रव्यमान की वस्तु हो, अगर इनको छोड़ा जाए निर्वात में तो ये समान ही समय पर दोनों नीचे आके गिरेंगी। तो ये सारा रहा भाई आपका गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड बातें बताई। फिर मैंने एक ही वस्तु का भार बताया आपको डिफरेंट स्थान पर। तो ये बातें सारी आपको याद रखनी है। और इसकी PDF जो है, इसकी PDF अभी थोड़ी बहुत देर में क्लास के बाद आपको इस नंबर पर अगर आप मैसेज कर देंगे तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और दोस्तों इसी तरीके से हम क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे तक पढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छे से ग्रुप डी में आपका नंबर आने वाला है। तो जिस भी भाई बहन ने वीडियो लास्ट तक देखी हो तो भाई दिल से उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए दोस्तों। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।